Let's start with chapter 8, composition and structure of atmosphere. तो class, this is our earth, this is our earth. ठीक है ना, earth is surrounded by number of gases. ठीक है ना, this is what is atmosphere? Atmosphere is mixture of gases, and all these gases are held to earth because of earth's gravity. ठीक है ना, तो ये अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे गैसेज हैं. ठीक है ना, और कंपोजिशन में क्या होगा कि जैसे हम चेक करते हैं कि कौन से गैस का कितना प्रोपोर्शन है इसमें. तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, वो 78.08% है. नेक्स्ट मेजर गैस है वो ऑक्सीजन है जिसका 21% है. थर्ड मेजर गैस आती है आपकी आर्गॉन, मतलब थर्ड नंबर पे. उसका प्रोपोर्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर में है 0.93%. फोर्थ मेजर गैस है CO2. CO2 का प्रोपोर्शन है 0.036%. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज देर आर बहुत ही मतलब अदर गैसेज भी हैं. तो उन गैसेज के नाम जैसे कि इसमें नियोन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, क्रिप्टोन भी एक गैस है, जिनोन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है. ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे तो यहाँ पे सिंपल लाइंस दे रखी है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी आप रीड करोगे तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है. एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल राउंड. ठीक है ना, अब इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स. ठीक है ना, तो हमने ये देख लिया है कि ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स एंड ए नंबर ऑफ अदर गैसेस. तो एंड हमने ये भी देख लिया है कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एंड देयरफॉर इसकी अपनी ग्रेविटी होगी. इस ग्रेविटी के कारण जो हैवियर गैसेज होंगी वो अर्थ के सरफेस के पास होंगी, और जो हल्की गैसेज होगी लाइक सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडोन सबसे भारी गैस आती है. और रेडोन तभी नोटिस की जाती है सरफेस की, अर्थ के सरफेस पे, जब कोई अर्थक्वेक आने वाला होता है या फिर आपका वोल्केनिक एक्टिविटी मतलब हो रखी हो, तब ये रेडोन गैस दिखती है. और दूसरा जो है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस है, वो आपको एग्जोस्फेयर की बिल्कुल आउटर लेयर्स में मिलती है. ठीक है ना, वहाँ पे आपको हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही हल्की गैस है. सबसे हल्की होगी हाइड्रोजन. ठीक है ना, हाइड्रोजन का आपको फॉर्मूला देखो, उसमें कितने न्यूट्रॉन तो होता नहीं है उसमें, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो इसलिए सबसे हल्की गैस क्या है इसमें? हाइड्रोजन है. तो अब इसमें हम आगे देखते हैं कि ये एक और लाइन लिख रखी है यहाँ पे. इस लाइन का मतलब क्या होगा? जो द एयर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास, मतलब ठीक है ना, मतलब अर्थ का अपना मास है, इसके अलावा एयर का भी जो मास है, मतलब जो नंबर ऑफ जो हमने बात करी कि मॉइस्चर जो कंपोजिशन है उसमें 99% जो मास है एयर एटमॉस्फेयर का गैसेस का, वो बच्चों आता है आपके कहाँ तक आ जाता है वो मास? जैसे ये हमारी अर्थ थी ना, ये अर्थ का अगर हम जैसे हमने ये देखा था कि ये क्या है, बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेज हैं. अगर हम अर्थ सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 32 किलोमीटर तक जाएं, ठीक है ना, 32 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं, तो यहाँ तक 99% जो मास है वो सारा आपका इतने में ही आ जाएगा. ठीक है ना, तो आगे हम समझेंगे. जैसे हमने यहाँ पे जो देखा था एक बार कि ये तो हमने कंपोजिशन का बात करा था. कंपोजिशन में क्या होगा एक बार देख लेते हैं. कंपोजिशन में तो जैसे अर्थ थी, कंपोजिशन इसके हमने देखा कि नंबर ऑफ गैसेज हैं और कौन सी गैसेज है, क्या प्रोपोर्शन है. ठीक है ना, तो ये अर्थ के हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ गैसेज हैं. और इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अर्थ के यहाँ से कोई एक कॉलम उठा लेते हैं, तो उस कॉलम पे हम देखते हैं सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है मेजोस्फेयर और फिर होता है थर्मोस्फेयर. इसी को अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, सीधा ऐसे कर देंगे, तो ये ऐसे भी आ जाएगा, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मेजो एंड एग्जोस्फेयर. तो स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में है अलग अलग हाइट है सबकी. तो एवरेज हाइट जो ट्रोपोस्फेयर की वो 13 किलोमीटर आएगी. ठीक है, स्ट्रैटोस्फेयर की आएगी 50 किलोमीटर तक. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो 99% जो मास है
एटमॉस्फेयर का, वो आपका आ जाएगा अप टू 32 किलोमीटर तक। अब ये आपको ये लाइन रीड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो लाइन है यहाँ पे लेकर का है, एयर इज़ कलरलेस ऑडरलेस, मतलब एयर का कोई कलर नहीं होता और कोई स्मेल नहीं करती है, वो तो मतलब आज, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आगे रीड करते हैं तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब आगे जैसे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, सो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या क्या आएगा, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में आपके आएगा, नंबर 1 आएगा डस्ट होता है, ठीक है ना। देखना कभी भी जैसे सुबह सुबह हल्के हल्के लाइट आती है तो किसी विंडो से किसी छेद से आ रही होती है तो आपको दिखता है कि धूप में बहुत सारे मतलब सनलाइट की रे तो दिखते हैं तो बहुत सारे इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। दूसरा हमने देख ही लिया है कि गैसेस तो होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। थर्ड इसमें होता है वाटर वेपर, ठीक है ना, वाटर वेपर होते हैं, मतलब ये आते हैं कंपोजिशन के अंदर। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कंपोजिशन में, तो द proportion of the gases changes in the higher layer of the atmosphere in such a way that the oxygen will almost be in negligible quantity at the height of 120 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये जैसे हम स्ट्रक्चर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ये स्ट्रक्चर डिफाइंड है। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है ना। अब एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। यहाँ पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर है 50 किलोमीटर। देन आता आपका मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर। और मीजोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। थर्मोस्फेयर में ऊपर वाले को तो हम बोलते हैं एक्जोस्फेयर और नीचे वाले को बोलते हैं आइनोस्फेयर, ठीक है ना, आइनो। अब जो यहाँ पर क्या है कि जो आइनोस्फेयर है ना, यहाँ पर 640 किलोमीटर तक आपकी हाइट आती है आइनोस्फेयर की। तो यहाँ से आइनोस्फेयर के इस अप्रोक्सीमेटली इस एरिया तक 122 किलोमीटर तक आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला सरफेस था ऐसे, ठीक है ना, सरफेस से ऊपर तक 122 किलोमीटर तक आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। एंड सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर आर फाउंड अप, तो ये 90 किलोमीटर की हाइट तक मिलते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है 90 किलोमीटर की हाइट तक आपको मिलते हैं CO2 एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट इसमें जैसे हम देख रहे थे, अब गैसेज, जैसे कंपोजिशन हम देखा कि कौन कौन से आते हैं, गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मीटरोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा एक वेरी इम्पोर्टेंट गैस है। इसका रोल कैसे आता है सुनो एक बार। जैसे ये सन है, ठीक है ना, सन से क्या आती है, रेडिएशंस आती है, ये हमारी अर्थ है, ओके। ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, मतलब यहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर आ गया, ये अर्थ है सरफेस। तो ये जो रेज आ रही हैं इस तरीके से शॉर्ट वेव फॉर्म में आती हैं। तो शॉर्ट वेव फॉर्म में जब आती हैं तो शॉर्ट वेव की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर सन का बहुत ज़्यादा होता है, 50,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ से इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ से जो वेव्स आएंगी उनका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। एनर्जी हाई है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और वेव लेंथ क्या हो जाएगी, इसके कारण वेव लेंथ हो जाएगी बहुत कम। तो ये इसके लिए एटमॉस्फेयर जो शॉर्ट वेव आई है हमारे अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेयर इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर हम हटा दें यहाँ पे ओजोन लेयर को और थर्मोस्फेयर को, तो अर्थ जो शॉर्ट वेव आती हैं सन से, अर्थ के ऊपर सन से, तो ये इसमें से ओजोन और जो आपका थर्मोस्फेयर है यही एब्जॉर्ब करता है, बहुत ही कम पार्ट एब्जॉर्ब करता है। और ओजोन तो आपकी यूवी रेज को ही एब्जॉर्ब करती है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट आता है एक, फिर क्या होता है कि जैसे सनरेज आई तो इसके बाद क्या होता है, हमारा अर्थ सरफेस हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के बाद क्या करता है, हमारा अर्थ सरफेस रेडिएशन रिलीज़ करता है, और जो रेडिएशन रिलीज़ करता है हमारा अर्थ, वो होती है लॉन्ग वेव फॉर्म में। लॉन्ग वेव, ये शॉर्ट वेव क्यों हुई, ये लॉन्ग वेव इसलिए हुई क्योंकि ये जो वेव्स निकली हैं ये सन की हीट के कारण, जो ये सरफेस हीटअप हुआ था, अब
ये रेडिएट करेगा। अब ये क्या थी, इसकी अपनी एनर्जी तो मतलब इसमें अपनी हीट तो है नहीं, तो इसके कारण यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी उसकी उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी, तो एनर्जी क्या होगी, रिलेटिवली लो होगी, और इसके कारण फ्रीक्वेंसी क्या होगी, भी लो हो जाएगी, और इसके कारण फिर लॉन्ग क्या हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं लॉन्ग वेव वाल। ठीक है। अब ये लॉन्ग वेव जो जा रही हैं, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं कुछ, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं ये क्या कर लेंगी, इसको अब्जॉर्ब कर लेंगी हीट को, और क्या कर देंगी, डिफ्लेक्ट कर देंगी। ठीक है ना। जैसे कि अब ये देख लेते हैं कि अब इसका रोल क्या आता है, जो ये हीट को पास नहीं होने दे रही, वापस स्पेस में नहीं जाने दे रही ग्रीन हाउस गैसेज, इसका इम्पोर्टेंस भी है। क्योंकि जब क्या करता है, जैसे एक और अर्थ बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, वैसे एक ही अर्थ है, तो आपको पता है हाफ पोर्शन पे क्या होता है, नाइट होता है, हाफ पे होता है डे। तो जैसे हम देखते हैं कि नाइट में क्या होता है, अर्थ बिल्कुल सरफेस बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और अगर ये इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जैसे बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तो हमारा यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। क्या होता है कि बैलेंस बना के रखती है हमारी अर्थ, ना तो सारी हीट को मतलब पूरा बाहर जा पाती, मतलब एक तरह की बैलेंस होती है। ठीक है ना। तो ये काम करता है विंड और वाटर। ठीक है। जो करंट होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है हीट। और मैं आपको यहीं पे यही समझा रहा था कि ये ट्रैप कर लेती हैं ग्रीन हाउस गैसेज हीट को, और डिफ्लेक्ट कर देती हैं अर्थ सरफेस की तरफ वापस। इससे क्या होता है, नाइट में भी हमारे अर्थ पे का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में नहीं होता है। ठीक है। इसका ये एडवांटेज है। तो इसीलिए इसको कहा है कि मीटरोलॉजिकल इम्पोर्टेंट गैस है ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा जो वाटर वेपर भी हैं वो भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज की तरह, वेपर जो हैं। ठीक है ना। और अब जो ग्रीन हाउस गैसेज के कारण क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, तो इसकी एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी इससे। वो प्रॉब्लम होगी आपकी ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस होगी तो इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, जिसके कारण जो माउंटेन्स के ऊपर आइस है, अंटार्कटिक आर्कटिक के ऊपर या हिमालयाज़ के ऊपर, वो मेल्ट होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, सी लेवल राइज करने लगेगा। ठीक है। तो ये एक बार कर लेना यहाँ तक, और इसके बाद हम देखेंगे ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, 10 से 50 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे वाटर वेपर।